हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत की ओर बढ़ चले हैं और मध्यकालीन भारत से रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। मींस कई क्लासेस इसके हो चुके हैं जिसमें हमने क्रमानुसार जो है इसके सिलेबस को देखा। फिर हमने इस्लाम धर्म के उदय के बारे में जाना। फिर हमने जो है जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके आक्रमण को जाना। फिर हमने जो है मोहम्मद गजनवी जो भारत में आक्रमण करता है उनके आक्रमण से संबंधित विभिन्न तथ्यों विभिन्न जानकारियों को जाना। आज स्पेशली जो है हम लोग इस वीडियो में जो है मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ये मोहम्मद गौरी भी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है और इससे बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम्स में बनते हैं। तो हम लोग जो है मोहम्मद गौरी के बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं कि मोहम्मद गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद गौरी के पहले यानी जानने से पहले उनके बारे में पढ़ने से पहले जो हम लोग इसकी पृष्ठभूमि यानी कि उस काल के बारे में थोड़ा बातें कर लेते हैं, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। यानी जिस समय इसका मोहम्मद गौरी का जो उदय होता है उस काल की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। तो जिस समय हमने देखा था कि जो मोहम्मद गजनवी है उसकी जो मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु, यानी सोमनाथ पर वह आक्रमण जो है 1025 में करता है, 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि उसके दो पुत्र रहते हैं और ये जो दोनों पुत्र में जो है उत्तराधिकार को लेकर के जो है आपस में ही लड़ाई चलती है। तो इन दोनों पुत्रों में जब उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई चलती है तो इसके बड़े पुत्र की छोटे पुत्र के द्वारा यानी युद्ध में हरा दिया जाता है और छोटा पुत्र जो रहता है वह शासक बन जाता है। किंतु क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ये गजनवी वंश जो है कमज़ोर पड़ने लगता है और जब वह कमज़ोर पड़ने लगता है यानी गजनवी वंश जब कमज़ोर पड़ने लगता है तो उसी क्षेत्र में यहाँ ये जो गौर क्षेत्र है ये गजनी का क्षेत्र है और ये गौर का क्षेत्र है। तो जब ये गजनी का क्षेत्र कमज़ोर पड़ने लगता है, इसका साम्राज्य कमज़ोर होने लगता है, तो यहाँ जो है गौर प्रदेश में जो है एक यानी कि संसवनी वंश का उदय होता है इस गौर प्रदेश में। इस संसवनी वंश का जो है शासक जो रहता है यानी कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, यानी कि गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम के द्वारा जो है संसवनी वंश की इस गौर प्रदेश में जो है स्थापना की जाती है। और यह जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम है यह स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र रूप में जो है यहाँ पर यह सत्ता स्थापित करता है। यानी यह गजनी का ही क्षेत्र रहता है, किंतु यह जब कमज़ोर गजनी पड़ने लगता है तो यह क्या करता है स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम यहाँ गौर प्रदेश में। तो यह जब सत्ता यानी यह जो है 1163 ईस्वी में जो है क्या करता है सत्ता को स्थापित करता है। और उस गयासुद्दीन मोहम्मद बिन जब इस गौर वंश की यहाँ स्थापना करता है और यहाँ पर क्या होता है कि यानी उसका जो शहाबुद्दीन बिन साम जो उसका भाई रहता है जिसे मुइजुद्दीन भी कहा जाता है, यही जो है मोहम्मद गौरी भी कहलाता है। यानी मोहम्मद गौरी का ही अन्य नाम है शहाबुद्दीन बिन साम और मुइजुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी का ही नाम है। तो ये जो गयासुद्दीन 1163 में जब इस गौर प्रदेश में अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करता है तो उसके लगभग 10 साल बाद क्या करता है इस गजनी प्रदेश पर भी वह शासन स्थापित कर लेता है। यानी इस गजनी को भी अपने साम्राज्य में जीत करके वह मिला लेता है। और उसके बाद क्या करता है ये गयासुद्दीन जो जिसका भाई मोहम्मद गौरी रहता है इस गजनी प्रदेश का उसे वह शासक बना देता है 1173 ईस्वी में। यानी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बन जाता है मोहम्मद गौरी। और जब यह शासक बनता है मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में तो यहाँ उसका मूल उद्देश्य बन जाता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और वह अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास जो है उसी समय आरंभ कर देता है, क्योंकि देखिए इसके दोस्त यानी 73 में जो है यह राजा बनता है और 75 में यानी 2 साल बाद ही जो है वह क्या करता है यहाँ भारत के इस मुल्तान क्षेत्र पर जो है आक्रमण कर देता है मोहम्मद गौरी। यानी इसका पहला जो प्रथम आक्रमण है जो यह 1175 में मुल्तान पर
करता है। और इस आक्रमण में क्या होता है कि वह जीत जाता है, यानी इस क्षेत्र पर जो है, मुल्तान के इस क्षेत्र पर जो है मोहम्मद गौरी का शासन स्थापित हो जाता है। तो जब यह प्रथम युद्ध में ही जब जीत जाता है तो इसका मनोबल, इसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और यह क्या करता है कि 1 साल बाद ही जो है फिर से द्वितीय आक्रमण यह करता है। और यह जो द्वितीय आक्रमण है इस क्षेत्र पर करता है, यानी यहाँ जो गुजरात का यह क्षेत्र है उस समय यहाँ चालुक्य वंश का शासन चल रहा था और यहाँ जो शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, दोस्तों एक भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय हमने मोहम्मद गजनवी के शासन यानी आक्रमण के समय में भी उसके चैप्टर में भी पढ़ा था। तो उस समय क्या होता है कि ये भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय जो इस समय शासक रहता है उस समय भीम प्रथम या मूलराज प्रथम रहता है शासक। तो वहाँ क्या होता है कि गजनवी जो मोहम्मद गजनवी जीत जाता है और वह भीम प्रथम या मूलराज प्रथम जो रहता है वह हार जाता है। किंतु यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मोहम्मद गौरी जब यहाँ आक्रमण करता है तो ये उस समय ये यहाँ भीम द्वितीय का शासन रहता है। इसकी एक माता रहती है नायिका देवी, ये विधवा महिला रहती है और ये जो भीम द्वितीय रहता है ये अल्पवयस्क उसका पुत्र रहता है। तो ये अपने नेतृत्व में जो है यानी कि अपने संरक्षण में, अपनी माता के संरक्षण में जो है ये भीम द्वितीय शासन चला रहा होता है। और ये नायिका देवी बहुत ही बहादुर और बहुत ही साहसी महिला रहती है। तो ये क्या करता है, जब मोहम्मद गौरी यहाँ आक्रमण करता है तो यह युद्ध जो है मोहम्मद गौरी हार जाता है, यानी प्रथम युद्ध तो वह जीत जाता है मुल्तान के ऊपर जो करता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी के साथ यानी मोहम्मद गौरी के द्वारा जो प्रथम भारत पर आक्रमण हुआ था वह यानी कि वह कौन सा आक्रमण था और उसमें उसकी क्या स्थिति थी, यानी कि वह प्रथम आक्रमण 1175 में करता है, उसमें वह जीत जाता है। वहीं अगर हार की बात पूछी जाए यानी कि प्रथम हार, तो प्रथम हार उसकी गुजरात में होती है, यानी यहाँ जब आक्रमण करता है इसके साथ जब युद्ध होता है चालुक्यों के साथ, तो इस युद्ध में क्या होता है कि वह मोहम्मद गौरी हार जाता है और चालुक्य वंश जीत जाता है। तो प्रथम जीत क्या है 1175 में मुल्तान के ऊपर वह हासिल करता है और प्रथम बार हार जो है वह गुजरात के यानी चालुक्य वंश के साथ जो है वह हार जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब यह हार जाता है तो ये वापस फिर अपने गजनी प्रदेश चला जाता है और फिर क्या करता है कि कुछ साल जो है वह तैयारी करता है यानी अगले आक्रमण के लिए। उसके बाद क्या करता है, अगला जो उसका आक्रमण रहता है वह यानी उसका जो युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध वह करता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में अगर हिस्ट्री कोई पढ़ा है तो वो सबको पता होगा। तो ये तराइन का जो युद्ध है 1191 में होता है और इस युद्ध में क्या होता है कि यहाँ यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे। तो ये क्षेत्र जो है दोस्तों अजमेर का क्षेत्र है और ये अजमेर का क्षेत्र जो है यहाँ उस समय चौहान वंश का शासन चल रहा है जिसका शासक पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज चौहान इस चौहान वंश का शासक रहता है। वहीं दिल्ली पर जो है उस समय जो है आपका यानी कि दिल्ली और अजमेर के बीच जो है वैवाहिक संबंध होता है, यानी जो पृथ्वीराज चौहान की जो माता रहती है वह जो है इस दिल्ली के शासक की बेटी रहती है। तो इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध रहता है यानी इन दोनों राज्यों के बीच। तो होता क्या है कि ये जो दिल्ली का जो शासक रहता है यानी पृथ्वीराज का जो नाना रहता है जिसका नाम आनंद पाल यानी पृथ्वीराज के नाना जो आनंद पाल दिल्ली के शासक रहते हैं, इस दिल्ली के शासक का कोई भी पुत्र नहीं रहता है। तो वह जो है यानी कि दिल्ली का भी शासन जो है शासक जो है पृथ्वीराज चौहान को ही बनना पड़ता है। तो ये दिल्ली और अजमेर का क्षेत्र जो है
पृथ्वीराज का, यानी ये दिल्ली और अजमेर का जो शासक है पृथ्वीराज ही बन जाता है। तो चूंकि ये मुल्तान का क्षेत्र तो मोहम्मद गौरी का ही क्षेत्र रहता है, तो यहाँ से क्या करता है कि वह 1191 में यानी कि पृथ्वीराज के साथ जो है युद्ध करता है, जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, किंतु इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है। कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति रहता है, उस सेनापति के द्वारा जो है यह पराजित हो जाता है। यानी कि सेनापति भाले से प्रहार करता है और वह भाला से घायल हो जाता है, यानी सेनापति के भाले से घायल होता है। और जो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति रहता है, वह किसी तरह जो है मोहम्मद गौरी को यानी घायल अवस्था में वह लेकर के उस युद्ध से भाग जाता है। तो किसी तरह से जो है मोहम्मद गौरी वहाँ से जान बचाकर भागता है, मतलब कि उसकी इस युद्ध में हार होती है। तो इस युद्ध में हार होने के पश्चात क्या होता है कि वह तो वापस चला जाता है, किंतु वह जो है यानी कि दोबारा आक्रमण करने के लिए जब वह तैयारी करता रहता है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान पर फिर से वह आक्रमण की तैयारी करने में जुट जाता है, जिस क्रम में वह जो है अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। यानी युद्ध से संबंधित जो तैयारियां जरूरी रहती है वह साल भर वह करने में लगा रहता है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान आश्वस्त रहता है इस बात से कि उसे लगता है कि उसे तो यानी मोहम्मद गौरी को तो मेरे सेनापति ने ही पराजित कर दिया है, तो वह वापस यानी मेरे क्षेत्र में नहीं आएगा। और स्थिति बिल्कुल उल्टी रहती है, वहाँ जो है मोहम्मद गौरी आक्रमण की दोबारा तैयारी कर रहा होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ भारत की पृष्ठभूमि समझने का प्रयास कीजिए उस समय कैसा था। यहाँ जो है यानी यहाँ अजमेर और दिल्ली ये इसका क्षेत्र रहता है, यानी कि यह उस समय जो भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और देखिए यहाँ चालुक्य वंश थे, यहाँ कन्नौज, यहाँ सेन वंश, यहाँ अजमेर, यहाँ दिल्ली, यानी कि सभी छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा भारत बटा हुआ था। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए भी थे, तो यानी कि एकता नहीं था, इनमें एकीकरण नहीं था। ये शासक है ना आपस में ही लड़ते रहते थे, यानी आपस में लड़ने और बचने में ही जो है ये अपना सारा जो ऊर्जा सारी शक्ति लगा देते थे। बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में ये लोग बिल्कुल भी उससे बचाव के बारे में जो है कुछ तैयारी नहीं करते थे, कुछ सोचते नहीं थे। जिसका जो फायदा है बाहरी आक्रमणकारी हमेशा उठाते रहे हैं। हमने पहले भी मोहम्मद बिन कासिम के समय भी देखा, फिर जो गजनवी का आक्रमण रहता है उस समय भी यही स्थिति रहती है, और लगभग इस गौरी के आक्रमण के समय भी जो है यही स्थिति रहती है। तो यहाँ जो ये अजमेर और दिल्ली का जो शासक रहता है पृथ्वीराज चौहान, इसका इस चालुक्यों के साथ भी पंगा रहता है। फिर यहाँ कन्नौज का, यहाँ कन्नौज पर जयचंद का शासन चल रहा होता है, जयचंद। और इस जयचंद के साथ यानी इस जयचंद की जो पुत्री रहती है उसकी पुत्री संयोगिता के साथ जो है यह पृथ्वीराज चौहान प्रेम विवाह करता है। मीन्स ये कहानी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सबको पता होगा। तो कहा जाता है कि इसकी पुत्री को जो है स्वयंवर से ये उठा करके यानी अपहरण करके ले जाता है। तो ये जयचंद के साथ भी उनका पंगा रहता है। तो कहा जाता है कि इस जयचंद ने ही जो है मोहम्मद गौरी को इस पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इसके साथ भी पंगा, यहाँ भी पंगा, यहाँ बीच में एक और क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में भी जो है उसका यानी पृथ्वीराज का झगड़ा रहता है। तो जब यह मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। इस तरह इनके द्वितीय युद्ध यानी 1192 में जो ये युद्ध होता है, इस युद्ध में क्या होता है, चूंकि यह आश्वस्त रहता है, इसे मोहम्मद गौरी के आक्रमण का जरा भी यह अंदाज़ा नहीं लगाता है, तो कोई तैयारी भी नहीं करके रखता है। तो इस युद्ध में जो है आसानी से मोहम्मद गौरी जो है जीत जाता है। यानी प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन द्वितीय युद्ध में जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में वह जीत जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि मुल्तान से लेकर के ये सारा प्रदेश जो है आपका मोहम्मद गौरी के शासन में आ जाता है, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है वह जीत लेता है। उसके बाद क्या करता है, जब इतना बड़ा भारत के इतने बड़े भूभाग पर वह शासन कर लेता है
और चूँकि ये जो पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महान शासक रहता है, उस शासक पर विजय प्राप्त करता है, तो इसका जो आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये क्या करता है कि अब चूँकि ये जो कन्नौज है, जिसका शासक ये जयचंद रहता है, जो कि उसको आमंत्रित करता है पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण के लिए, तो ये कन्नौज चूँकि उस समय से ही उस काल में जो है बहुत समृद्ध और बहुत ही यानी कि शक्तिशाली प्रदेश रहता है, यानी कि वहाँ धन्य धान व्यापार हर चीज़ जो है बहुत व्यवस्थित, बहुत अच्छी अवस्था में रहता है। हमने वर्धन वंश से देखा था कि जो हर्षवर्धन है वह अपनी राजधानी से कन्नौज को ही बनाता है, और इस कन्नौज के लिए जो हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी पढ़ा था। तो ये कन्नौज चूँकि ये भारत के मध्य में स्थित रहता है और ये समृद्ध क्षेत्र रहता है, तो इस पर जो ही आक्रमण या इस पर जीत जो है, इस गौरी का अब अगला निशाना रहता है। तो इस जीत के लिए वह क्या करता है, जो जयचंद उसे आमंत्रित करता है यहाँ पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए, उसी के साथ वह चंदावर का युद्ध करता है। यानी कि इस कन्नौज के शासक जयचंद के साथ जो है 1194 ईस्वी में जो है चंदावर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या करता है कि जयचंद पराजित हो जाता है, और इस युद्ध में भी जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यानी मोहम्मद गौरी जीत जाता है और ये जयचंद हार जाता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है अब किसके अंतर्गत आ गया, किसके अधीन आ गया, मोहम्मद गौरी के अधीन। इतने बड़े क्षेत्र यानी भारत के इतने बड़े भूभाग पर जो है यह यानी इसमें इतने बड़े भूभाग पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला यह पहला इस्लामिक शासक रहता है। इसके पहले भी जो है हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, फिर मोहम्मद गजनवी भी आक्रमण करता है। हालांकि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य कहीं से भी साम्राज्य विस्तार का नहीं था, वह सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से आता था और भारी मात्रा में लूट करके वह धन संपदा जो है लेकर के वापस चला जाता था। मीन्स कहीं से भी उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार का नहीं रहता, इस वजह से वह साम्राज्य विस्तार करता भी नहीं है। किंतु यह पहला शासक रहता है जो कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। यानी पहला यह शासक है जो तुर्क साम्राज्य का भारत में स्थापना ही नहीं करता है बल्कि उसका विस्तार भी करता है। तो आइए हम लोग जो है मोहम्मद गौरी से संबंधित आगे अन्य बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो मोहम्मद गौरी के यानी ये सब जीत हासिल करने के बाद क्या होता है कि वह कई साल जो है शासन करता है। उसके बाद क्या करता है कि उसके द्वारा जो है जो सिक्के चलाए जाते हैं, ये प्रश्न भी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ये प्रश्न। वो मोहम्मद गौरी जो एक सिक्का जारी करता है जिसमें जो है देवी लक्ष्मी की तथा दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखवाया जाता है। यानी कि मोहम्मद गौरी के द्वारा एक सिक्का जारी करवाया जाता है जिसमें कि सिक्के के एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की आकृति रहती है, दूसरी तरफ जो है अरबी में कलमा लिखा जाता है। दोस्तों हमने गजनवी के मोहम्मद गजनवी वाले क्लास में भी देखा था कि उसके द्वारा भी चांदी के जो है सिक्के जारी किए जाते हैं जिसके एक तरफ संस्कृत में लेख लिखा रहता है, दूसरे तरफ जो है अरबी में लेख लिखा रहता है। वहीं जो है इस यानी मोहम्मद गौरी के समय जो सिक्के जारी किए जाते हैं उसमें देवी लक्ष्मी की एक तरफ आकृति रहती है और दूसरी तरफ जो है अरबी में कलमा लिखा रहता है। अब जो मोहम्मद गौरी जो कि यानी कि 1194 में चंदावर का युद्ध करता है, इतने बड़े क्षेत्र को जो वह जीत करके यानी भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर वह अपने साम्राज्य विस्तार करने में जो सफल हो जाता है, उस यानी कि ये क्या करता था कि हर बार जो है यानी अपने क्षेत्र गौड़ प्रदेश या आता था। और इस पीरियड में क्या करता था कि वह जो है अपने प्रतिनिधि जो उसका यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है और एक बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है, इस युद्ध में यानी 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इस युद्ध में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये युद्ध में इनकी उपस्थिति ही जो है जीत का आधार माना जाता है।
तो ये जब मोहम्मद गौरी जब ये अपने गौर प्रदेश जाता था, अपने घर जाता था, तो उस समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वह जो उसका दास रहता है और सेनापति भी, तो उससे जो है वह प्रतिनिधि बना करके अपना प्रतिनिधि बना करके जाता है। तो वह जो है गौरी अंतिम बार जो है भारत 1205 में आया, यानी 1205 में वह अंतिम बार भारत आता है। और आते समय क्या होता है कि यहाँ जो है ये सीमा का क्षेत्र जो है, यहाँ उस समय जो है खोखर जाति के साथ जो है उसका यानी कि युद्ध होता है। आते समय जब वो भारत की तरफ वापस आ रहा होता है तो खोखर जनजाति के साथ जो है उसका युद्ध होता है। और बड़े पैमाने पर जो है मोहम्मद गौरी जो है इन खोखर जनजातियों के साथ यानी बड़े पैमाने पर वहाँ जो है हत्या करता है, यानी घमासान युद्ध होता है। और उसी युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और ये खोखर जनजाति जो है हार जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, ये जब भारत आ जाता है, फिर जब ये वापस जाने लगता है 1206 में, यानी हर साल आता था और जाता था, तो 12 से 6 में जब ये वापस जाने लगता है तो ये खोखर जो जनजाति रहती है, जो आते समय जो जिसको हराता है, भारी नरसंहार करता है इन सब का, तो ये खोखर जनजाति जो है इसका इंतज़ार करता है। और जब ये वापस आने लगता है तो क्या करता है इसके साथ, यानी इसकी हत्या कर देता है, यानी यह वापस लौटने के क्रम में इसकी हत्या हो जाती है और इसकी कहानी जो है यहीं ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो वापस आ ही नहीं पाता है। उस यानी जाने के क्रम में जो कि इस पूरे क्षेत्र को जो है अपने इस प्रतिनिधि जो उसका दास रहता है, सेनापति भी, इसको वह सौंप करके जाता है। तो इस 1206 में ही जो क्या होता है, दास वंश या गुलाम वंश या जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, इस 1206 में उसकी स्थापना होती है इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और यह जो है राजधानी अपनी लाहौर बनाता है, यानी पाकिस्तान का क्षेत्र रहता है लाहौर, वहीं से यह शासन व्यवस्था को कायम करता है। यानी मोहम्मद गौरी 1206 में अपना प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है और उसके द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना होती, जो राजधानी लाहौर को बनाता है। इसके बाद इसका और एक शासक आएगा इल्तुतमिश, वह जो है अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है, यानी प्रथम बार जो दिल्ली राजधानी उसके शासन काल में ही बनती है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जो है दोस्तों, चूँकि यहाँ तक तो मोहम्मद गौरी शासन व्यवस्था को वो स्थापित करके गया था, इसका शासक जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके गया था। उसके बाद ये बख्तियार खिलजी क्या करता है कि ये पूर्व की ओर बढ़ता है। पूर्व में यहाँ बिहार और यहाँ बंगाल में उस समय सेन वंश का शासन चल रहा था। वह क्या करता है, पहले यहाँ बिहार पर आक्रमण करता है और बिहार में जो है विक्रमशिला और नालंदा, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है उस समय संपूर्ण विश्व में जो है बहुत ही विख्यात विश्वविद्यालय रहता है, यानी नंबर 1 पे रहता है। यहाँ पर वह क्या करता है, आक्रमण करता है जब बिहार में, तो नालंदा विश्वविद्यालय और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को वह ध्वस्त कर देता है और बड़े पैमाने पर वहाँ तहस नहस मचाता है। और इसके यानी इस नालंदा विश्वविद्यालय में जो किताबें रहती है लाइब्रेरी में, उसमें उसको वह आग में झोंक देता है और कहा जाता है कि महीनों तक जो है वहाँ ये किताबें जलती रहती है। यानी कि जो भारतीय धरोहर थी, जो कई 100 सालों में जो पुस्तकें लिखी गई थी इतिहासकारों के द्वारा, लेखकों के द्वारा, उन सारी किताबों को जो है वो आग में फूंक देता है। तो यह नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसको ध्वस्त करने वाला शासक कौन था। तो यह बख्तियार खिलजी ही रहता है। और जब यह बिहार पर जीत हासिल करता है तो यह फिर इधर बंगाल की तरफ बढ़ता है। उस समय यहाँ सेन वंश का शासन चल रहा होता है, जिसका शासक लक्ष्मण सेन रहता है। यानी इस सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन रहता है। इस पर जब यह आक्रमण करता है तो यह इतना बड़ा कायर रहता है
कि यह युद्ध का यानी कि मोहम्मद गौरी का सामना करने से पहले ही यह युद्ध छोड़ करके यानी रण छोड़ करके यह भाग जाता है। हमने दोस्तों गजनवी वंश में भी देखा था कि एक राज्यपाल नाम का शासक था जो युद्ध में पेट दिखा करके यानी कि मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने से पहले ही वो भाग जाता है। सेम वही कंडीशन जो है इस लक्ष्मण सेन की रहती है। ये भी क्या करता है, मोहम्मद गौरी के आने से पहले ही अपना राज्य अपना सारा कुछ छोड़ करके भाग जाता है। तो ये बिहार और बंगाल पर शासन स्थापित करने वाला यह जो है बख्तियार खिलजी प्रथम शासक माना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में कि बंगाल और बिहार पर शासन यानी प्रथम आक्रमणकारी कौन था जिनका यानी कि आक्रमण जो है सफल रहा या उस पर जो है वह शासन स्थापित कर पाया, तो वह बख्तियार खिलजी ही होगा। तो ये थे दोस्तों मोहम्मद गौरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगले वीडियोस में, अगली क्लासेस में जो है हम लोग ये राजपूत वंश यानी भारत के जो ये विभिन्न क्षेत्रों में उस समय जो छोटे छोटे राजवंश थे, राजपूत वंश थे, जिस समय ये आक्रमणकारी भारत में आक्रमण कर रहे थे, उसी समय भारत के विभिन्न हिस्सों में राजपूत वंशों का दौर चल रहा था, शासन चल रहा था। तो हम लोग अगली वीडियो में हम लोग जो है उन राजपूत वंशों के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।